चलो भाई, बस बस बस। अब चौथे चैप्टर के बारे में बात करेंगे। चौथा चैप्टर कौन सा है तुम्हारा? भारत के विदेशी संबंध। ठीक है, भारत के विदेशी संबंध। और विदेशी संबंध कई बार बताए हैं तुम्हें। विदेशी संबंध क्या होता है कि भाई एक देश अपने आसपास के देशों के साथ किस प्रकार के संबंध रखता है, इसे कहा जाता है क्या? विदेशी संबंध। ठीक है, तो चैप्टर के बारे में आइडिया है ना अच्छे से? नहीं है तो फिर जाना और देखना अच्छे से वीडियो खोल के। हाँ, देखो सबसे पहला क्वेश्चन यही है जो कि सबसे पहला टॉपिक था, कौन सा? कि विदेशी संबंध से आप क्या समझते हैं। तो देखो, एक देश अपने आसपास के देशों के साथ या विश्व के अन्य देशों के साथ किस प्रकार के संबंध रखता है, उसे ही क्या कहा जाता है? उस देश के विदेशी संबंध कहा जाता है। तो एक देश के विदेशी संबंधों से क्या मतलब है कि कोई देश अपने आसपास के अन्य देशों से किस प्रकार के संबंध रखता है। ठीक है, किस वैश्विक पृष्ठभूमि में भारत को आजादी मिली? कहने का मतलब यह है कि जब भारत आजाद हुआ तो विश्व के अंदर क्या स्थिति थी। ठीक है, गौरव गेट बंद कर दो। ठीक है, क्या स्थिति थी? तो उस दौर में देखो क्या था, शीत युद्ध चल रहा था। विश्व दो हिस्सों में बटा हुआ था, पहला कौन सा? यूएसए, और दूसरा कौन सा? यूएसएसआर। ठीक है, यानी कि पूंजीवादी और समाजवादी। तो दो हिस्सों में बटा था, एक कौन सा? एक जो पूंजीवाद की तरफ था और दूसरा कौन सा? जो समाजवाद की तरफ था। नहीं, पूरा भी लिख दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। शीत युद्ध से बचने के लिए भारत ने कौन सी नीति को अपनाया? तो भारत ने क्या अपनाया था? गुट निरपेक्षता। याद है ना भाई? तो शीत युद्ध से बचने के लिए भारत ने गुट निरपेक्षता को अपनाया। गुट निरपेक्षता का मतलब था दोनों गुटों से दूर रहना। और दोनों गुट कौन कौन से? एक अमेरिका का और एक यूएसएसआर का। भारत चीन युद्ध कब हुआ? ये तो सबको पता होगा, 1962 में। ये याद रखना, 5 ही युद्ध हुए भारत के अभी तक। ये रट्टा लगा लो बिल्कुल अच्छे से। 4 किसके साथ हुए? पाकिस्तान के साथ। और एक किसके साथ हुआ है? चीन के साथ। पहला पाकिस्तान के साथ कौन सा हुआ था? 1947 में, कश्मीर की वजह से। दूसरा कब हुआ था? 52 में कहां से हो गया? 1965 में हुआ था। दूसरा हुआ था 1965 में पाकिस्तान के साथ। तीसरा पाकिस्तान के साथ कब हुआ था? 1971 में। और चौथा पाकिस्तान के साथ कब हुआ था? 1999 में। ये किसकी वजह से हुआ था? कश्मीर की वजह से। ये सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर। ये वाला किसकी वजह से हुआ था? बांग्लादेश की वजह से। और ये किसकी वजह से? कारगिल की वजह से। और ये जो एक युद्ध हुआ था चीन के साथ, ये किसकी वजह से हुआ था? सीमा विवाद की वजह से। कब हुआ था? 1962 में। ये 4 के 4 युद्ध हम क्या है? जीते हैं। और ये जो एक युद्ध है ये हम क्या था? क्या हुआ था? हार गए थे। ठीक है, तो एक चीन वाला युद्ध ही हारे हम। ठीक है, उसके अलावा सारे जीते हैं। समझौते वगैरह भी याद रख लेना। इसके बाद ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में। इसके बाद 1972 में हुआ था शिमला समझौता। और इसके बाद हुआ था 1999 में कौन सा? लाहौर समझौता। ठीक है, 1966 में कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। 72 में कौन थे? इंदिरा गांधी। और 99 में कौन थे? 99 में कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। क्या? लाहौर समझौता। 99 में लाहौर समझौता हुआ था कारगिल युद्ध के बाद। ये देखो इसे, भारत और चीन के संबंध कब सामान्य हुए? तो जब राजीव गांधी ने क्या किया था? दौरा किया था वहां का। 1987 की बात है। तब क्या हुआ था? भारत और चीन के संबंध क्या हुए थे? बेहतर हुए थे। चीन से युद्ध के बाद भारत सरकार ने किस इलाके पर विशेष ध्यान दिया? तो देखो, दो इलाके थे, एक तो जम्मू कश्मीर में था और दूसरा कौन सा था? अरुणाचल प्रदेश में था। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा था? नेफा क्षेत्र। और जम्मू कश्मीर में कौन सा था? अक्साई चीन। ये याद रखना दोनों। भारत पाक के कितने युद्ध हुए? तो 4 युद्ध हुए। ठीक है, भारत पाक युद्ध किसके हस्तक्षेप पर खत्म हुआ था? तो यूएनओ के। 1947 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध था उसमें किसने हस्तक्षेप किया था? यूएनओ ने। उसके बाद जाकर वो युद्ध खत्म हुआ था। ठीक है, पैर हटाओ। नेपा या उत्तर पूर्वी सीमांत किस राज्य को कहा जाता है? नेपा या नेपा या उत्तर पूर्वी सीमांत किस राज्य को कहते हैं? बताओ। इसे अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं, अभी ये बताया था। ठीक है, और 1999 के कारगिल युद्ध के समय भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? कौन सा? ऑपरेशन विजय चलाया था। कौन सा? ठीक है, तुम शुक्र मनाओ कोई विजय नाम का नहीं है तुम्हारे में बस। अच्छा, स्कूल में।
विजय लंबा था देखो इधर देखो, तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा भारत में शरण क्यों लेना चाहते थे? क्योंकि चीन द्वारा तिब्बत पर क्या कर लिया गया था, रात ही रात में कब्जा कर लिया गया था। और जब वो पहाड़ी यानी हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र से होते हुए आ रहे थे तो उनके पास एक ही ऑप्शन था कि वो भारत में आ जाए, क्योंकि अगर वो भारत में ना आते तो उन्हें चीन की सेना खोज ही लेती। इसी वजह से वो क्या चाहते थे, भारत में शरण लेना चाहते थे। गुट निरपेक्षता पृथकवाद से किस तरीके से अलग है? तो मैंने तुम्हें बताया, देखो गुट निरपेक्ष सिंपल सा से याद रखना, गुट निरपेक्षता का मतलब है दो गुटों से दूर रहना। कौन से दो गुट? एक तो यूएसए और दूसरा यूएसएसआर, ठीक है। जबकि पृथकवाद का मतलब क्या है? सभी देशों से दूर रहना। किससे दूर रहना? सभी से दूर रहना, ठीक है। तो गुट निरपेक्षता का मतलब हो गया कि हम सिर्फ दो देशों से दूर रहेंगे, यानी ना तो हम अमेरिका के साथ है और ना सोवियत संघ के साथ है, पर बाकी सभी देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध रहेंगे। जबकि पृथकवाद का मतलब क्या है कि किसी भी देश से कोई संबंध ना रखना, ना अमेरिका के साथ, ना सोवियत संघ के साथ, ना किसी अन्य के साथ, ठीक है। ये बात समझ आ गई? इसके बाद देखो, शिमला समझौता कब हुआ? अभी बताया था 1972 में, 1972 में इंदिरा गांधी थी, याद रखना। भारत चीन संबंधों में तनाव के कारणों को लिखें। तो देखो इसमें तनाव के कारण क्या है? एक ही कारण है, जो भारत और चीन के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ है, ठीक है। उसके अलावा तो कुछ ऐसा है नहीं। और दूसरा, जो सीमा पर हमेशा चीन द्वारा क्या की जाती है? दखल अंदाजी की जाती है, या भारत के कुछ क्षेत्रों पर जो चीन क्या अपना अधिकार जताता है, यही कारण है, ठीक है। विश्व राजनीति के बदलते समीकरण विश्व नीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? इसका मतलब समझो, इसमें यह कहा गया है कि जैसे जैसे वैश्विक स्थिति बदलती जाती है वैसे वैसे ही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लाओ इधर लाओ, लाओ आगे लाओ। जब इनसे कहा जाता है ना कि सब कुछ करो और पढ़ाई लिखाई भी करो, तो ये सिर्फ शुरू वाला सुनते हैं, पीछे वाला नहीं सुनते, ठीक है। इन्हें बस वो शुरू के 2-3 सेंटेंस से लेना देना, पीछे वाले से मतलब सिर्फ वो सुनो जो अपने काम का है, ठीक है। क्या? ये देखो, हाँ नहीं, पहले हर चीज तो तुम सुबह से अभी 3 बजे तक कर ही रहे हो ना, दिक्कत तो यही है। और फिर यहाँ से जाके भी करोगे ही। अब ये बीच का 1 घंटे का ही तो टाइम है। पूरी बात इस बात का सोच नहीं होगा कि आप देखो भारत, ये हो गया। इसे देखो, विश्व राजनीति के बदलते समीकरण विदेश नीति को कैसे प्रभावित करते हैं? इसका मतलब क्या है कि देखो, समय के साथ साथ वैश्विक स्थिति बदलती रहती है। जब भारत आजाद हुआ तो दो देश शक्तिशाली थे, कौन कौन से? अमेरिका और सोवियत संघ। उसकी आजादी के बाद धीरे धीरे क्या हुआ? सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो एक ही देश शक्तिशाली हो गया, कौन सा? अमेरिका। जहां शुरुआत में भारत सोवियत संघ के साथ अच्छे संबंध बनाकर किसी तरीके से गुजारा कर रहा था, अब समय के साथ जब सोवियत संघ ही खत्म हो गया तो क्या किया जाए? तो धीरे धीरे भारत ने क्या किया? सोवियत संघ के साथ संबंध अच्छे करने शुरू किए। क्या? विदेश नीति का मतलब है कि वो नीति जिसके आधार पर एक देश अपने आसपास के देशों के साथ संबंध बनाता है, ठीक है। पाकिस्तान अमेरिका के, तो यही मतलब है इस बात का कि भाई जैसे जैसे वैश्विक राजनीति बदलती जाती है ना, यानी विश्व में परिस्थितियां बदलती है, जो शक्तिशाली देश है वो खत्म हो जाते हैं, या जो दूसरे शक्तिशाली देश यानी जो दूसरे देश है वो धीरे धीरे क्या होते हैं? शक्तिशाली बनते हैं। तो उसी के साथ साथ जो देश है वो भी क्या करता है? अपनी नीतियों में चेंज करता है। जैसे आज के दौर में भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ ज्यादा है, ठीक है, रशिया की तरफ भी ज्यादा है। ना तो पूरी तरीके से अब हम अमेरिका के साथ है, ना रशिया के साथ है। जहां से अपना हित साधा जाए वहीं की तरफ रहना चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान अमेरिका के गुट में शामिल हो गया था और भारत ने रूस के साथ 20 वर्षीय संधि के इस संदर्भ में क्या भारत गुट निरपेक्षता की नीति का पालन कर रहा था? अब ये क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला है, तुमसे ऐसे पूछ लेगा कि भारत की गुट निरपेक्षता की नीति की आलोचना बताओ, तो भी यही लिखना है। अगर वो ये पूछे कि भारत ने जो 20 वर्षीय संधि की वो सही थी या नहीं थी, तो भी यही लिखना है।
फिर ये पूछेगा कि भारत ने कहा था कि भाई गुट निरपेक्षता के अंदर हम ना रशिया के साथ होंगे, यानी ना यूएसएसआर के साथ होंगे, ना ही अमेरिका के साथ होंगे, तो फिर 20 वर्षीय समझौता क्यों किया। ठीक है, इन सभी के अंदर तुम्हें क्या लिखना है, देखो इसमें ये पूछा है कि पाकिस्तान तो अमेरिकी गुट में सीधा सीधा शामिल हो गया, ठीक है, पर भारत तो गुट निरपेक्ष था, तो अगर वो गुट निरपेक्ष था तो उसने रशिया के साथ फिर 20 वर्षीय समझौता क्यों किया। ठीक है, तो तुम यहां पर ये लिखोगे कि उस दौर के अंदर जिस दौर में ये समझौता किया गया था 1971 में, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, ठीक है, तो उस दौर में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान जो अमेरिका है वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की मदद कर ही रहा था, ठीक है, और भारत अकेला इतना ताकतवर नहीं था कि वो क्या कर सके, उसका मुकाबला कर सके, तो कहीं ना कहीं उसे जरूरत थी किसकी, किसी एक साथी की। ठीक है, तो उस दौर में अपने राष्ट्रीय हित को देखते हुए भारत ने क्या किया, रशिया के साथ समझौता किया, जो करना उस दौर में सही था। ठीक है, इसे हम गुटनिरपेक्षता का उल्लंघन नहीं मानेंगे, क्योंकि उसकी वजह से शीत युद्ध पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अगर आगे जाकर शीत युद्ध में सोवियत संघ ने कुछ गलत किया तो भारत ने उसका उसी तरीके से विरोध किया जैसे कि पहले कर रहा था, या अगर कुछ सही किया तो उसी तरीके से समर्थन भी किया। ठीक है, तो उस 20 वर्षीय संधि का किसके ऊपर, गुटनिरपेक्षता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि भारत का जो स्टैंड था वो कहीं भी चेंज नहीं हुआ, वो बस एक मदद थी जो ली गई थी किसके अंदर, विपरीत परिस्थितियों के अंदर। इसके बाद देखो भारत की विदेश नीति की प्रकृति बताने वाले संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो ये सबसे शुरू में ही लिखा है विदेश नीति। पहली बात तो ये किसके द्वारा बनाई जाती है, प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, ये याद रखना, एक देश की विदेश नीति कौन बनाता है, उसका प्रधानमंत्री, हमारे देश का। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या खास बातें हैं, तो पहला तो यही है कि संप्रभुता, अखंडता, कि भाई देश की संप्रभुता देश के पास रहे, देश टुकड़ों में ना बटे, ये सब चीजें, और देश के पास जितने भी हथियार हैं या जो भी चीजें हैं उन सभी का देश किसके लिए प्रयोग करे, अपनी रक्षा के लिए या फिर शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए। ठीक है, 1971 के भारत पाक युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, ये सब तुम लिख लोगे कि 1971 में किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर क्या आया था, संकट आया था। बांग्लादेश ना लिखकर लिखना कि पूर्वी पाकिस्तान में संकट आया था, वहां से बहुत सारे शरणार्थी भारत की तरफ आने लगे, जिस वजह से, क्योंकि भारत सरकार के लिए तो पॉसिबल नहीं था कि वो सबको क्या करे, मैनेज करे, तो इसीलिए भारत को क्या करना पड़ा, युद्ध में कूदना पड़ा। ठीक है, भारत ने इधर से क्या किया, पूर्वी पाकिस्तान को घेर लिया, उधर से पश्चिमी पाकिस्तान ने हमला कर दिया, और इन सब के दौरान क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, समय के साथ साथ क्या हुआ, भारत ने युद्ध को जीत लिया और एक नया देश बना, कौन सा, बांग्लादेश। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के संबंधों में मधुरता और कटुता दोनों हैं, इस बारे में व्याख्या कीजिए। एक ही लिख सकते हो तुम कि अच्छे संबंध किस चीज को लेकर हैं, तो वो क्या है कि भाई एक ही उदाहरण हो सकता है, आर्थिक संबंध, क्योंकि देखिए व्यापार तो चलता ही रहता है, कम या ज्यादा। ठीक है, और तो कुछ अच्छा तुम्हें दिखता नहीं होगा, बुरे बुरे बहुत सारे दिखाई देते होंगे। ठीक है, जैसे नेताओं के बीच में मतभेद है, सीमाओं को लेकर मतभेद है, सिंधु नदी के जल बंटवारे को लेकर मतभेद है। ठीक है, यूएनओ के अंदर लेकर कई बातों को मतभेद है, जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर मतभेद है, तो ये सारे लिख देना। ठीक है, भारत एक और निशस्त्रीकरण को विदेश नीति में जगह देकर समर्थन करता है, दूसरी ओर उसी का अपना परमाणु कार्यक्रम भी है। क्या ये विरोधाभास है या आवश्यकता, तो इसमें लिखा है कि एक तरफ तो भारत कहता है कि भाई बड़े बड़े जो हथियार है उन्हें खत्म करो, ठीक है, उनका उत्पादन बंद करो, निशस्त्रीकरण करो, और वहीं दूसरी तरफ वो खुद भी परमाणु हथियार बनाता है, तो क्या ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें यहां पर ये लिखना है कि भारत इस बात का समर्थक है कि भाई जो हथियार है या जो परमाणु जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाए, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाए। ठीक है, ना कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए। दूसरी तरफ क्योंकि भारत के आसपास के देश जैसे पाकिस्तान है, चीन है, उन सब ने परमाणु हथियार बनाए, तो भारत के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए क्या करे, परमाणु हथियार बनाए, क्योंकि अगर भारत के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे तो उसके आसपास के ये सारे देश उसे क्या करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे। तो परमाणु हथियार जोर जबरदस्ती की बजाय सुरक्षा का एक बेहतर तरीका है। भारत चीन के संबंधों में मतभेद और सहमति के बिंदु बताइए, तो सहमति में वही बताना है तुम्हें, क्या बताना है, आर्थिक। ठीक है, और मतभेद बहुत सारे हैं। ठीक है, व्यापार को लेकर भी है, ठीक है, उसके अलावा इसको लेकर भी है, क्या कहते हैं, सीमा विवाद जो है, ठीक है, गलवान वैली को लेकर भी है, सुना होगा तुमने, तो वही 2 3 4 लिखने, नोट्स में लिखे हैं सारे पॉइंट। भारत ने किन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर परमाणु परीक्षण किए, इसकी परमाणु नीति क्या है, तो भारत का जो परमाणु परीक्षण था कब शुरू हुआ था, याद है किसी को, 1974 में। ठीक है भाई, राजस्थान के पोखरण में, नाम याद रखना उन व्यक्ति का, होमी भाभा जहांगीर। ठीक है, होमी भाभा जहांगीर, इनके नेतृत्व में शुरू किया था।
ठीक है, जहां पूरी दुनिया जो थी वो क्या कर रही थी, परमाणु हथियारों पर रोक लगाने की कोशिश कर रही थी। भारत ने उस दौर में पहला परीक्षण किया 1974 में, असफल रहा। ठीक है, और उसके बाद जो परीक्षण किया था वो किया था 1998 में, जो कि क्या रहा था, सफल रहा था। ठीक है, भारत की परमाणु नीति क्या है, तो इसमें वही दो तीन चीजें लिखी हुई है कि पहला कि परमाणु शक्ति का उपयोग किसके लिए, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, और दूसरा क्या लिखा हुआ है कि भारत कभी भी पहले परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेगा। तीसरा ये लिखा हुआ है कि भाई भारत का जो परमाणु हथियार है वो सिर्फ किसके लिए है, सुरक्षा के लिए। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें लिखा है हाल ही में भारत पाक संबंधों के निर्धारण में आतंकवाद की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त करें। तो इसमें तुम्हें यही याद रखना है कि भाई भारत ने हमेशा पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी संगठनों का प्रभाव बढ़ रहा है उसका क्या किया है, विरोध किया है। ठीक है, कई बार यूएनओ में भी इस पर अर्जी दी है और भारत हमेशा इस पक्ष में रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी संगठनों को क्या दी जा रही है, पनाह दी जा रही है, ठीक है, उसे क्या किया जाए, कम किया जाए, पाकिस्तान उसे क्या करे, कंट्रोल करे। जम्मू कश्मीर के अंदर जो ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान द्वारा क्या किया जाता है, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाया जाता है, उसे भी भारत ने हमेशा क्या किया, विरोध किया है। ठीक है, तो यही सारे पॉइंट्स इसके अंदर लिखने हैं कि किस तरीके से आतंकवाद जो है वो भारत और पाक के संबंधों को क्या कर रहा है, धीरे धीरे खराब कर रहा है। भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। अभी मैंने तुम्हें ऊपर बताया था क्या क्या, देखो एक तो अखंडता, संप्रभुता और विकास। ठीक है, कि अखंडता रहे, ठीक है, कि देश टूटे ना, ऐसे संबंध हो देशों के साथ। संप्रभुता रहे कि देश पर कोई और कब्जा ना कर सके। और लास्ट में क्या बताया, विकास, कि सबके साथ ऐसे संबंध रखो जिससे उनका भी विकास हो और भारत का भी विकास हो। इसमें लिखा है कि भारत और चीन के बीच हुए शांति व संघर्षों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो इसमें पहला तो तुम वही लिखोगे 1962 में जो युद्ध हुआ था, उससे पहले तुम लिख सकते हो जो पंचशील समझौता हुआ था, उसके बाद जो राजीव गांधी की विजिट थी। ठीक है, राजीव गांधी जो गए थे, कहां पर गए थे, चीन के दौरे पर, और उसके बाद जो वहां के नेता भारत के अंदर आए थे, 2015 की बात है, 14 या 15 की। ठीक है, चार चीजें लिखोगे इनफ रहेगा। भारत और अमेरिका के संबंधों पर संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो शुरुआत में तुम यही लिखोगे कि भारत क्या था भाई, गुटनिरपेक्ष था। ठीक है भाई, वो सबसे क्या था, अलग था। शुरुआती दौर में अमेरिका से तो बिल्कुल ही अलग था। ठीक है, उसके बाद समय के साथ साथ क्या हुआ कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो भारत का किसकी तरफ झुकाव बढ़ा, किसकी तरफ, हाँ, अमेरिका की तरफ क्या हुआ, झुकाव बढ़ा। ठीक है, धीरे धीरे अमेरिकी और भारतीय संबंध क्या हुए, पहले से बेहतर हुए या नहीं हुए, हुए या नहीं हुए, कैसे हुए, क्या, तो परमाणु बम और संबंधों का क्या लेना देना है, ठीक है, तो वही चीजें लिखनी है कि किस तरीके से भारत के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अमेरिका के अंदर उच्च पदों पर क्या हैं, स्थापित है। ठीक है, हाँ, ठीक है, उच्च पदों पर स्थापित है। कई ऐसे लोग हैं जिनका वहां पर क्या है, एक महत्वपूर्ण स्थान है। छोड़ दो इसे, वो बड़ी हो जाएगी फिर कोई फायदा नहीं, खींचो मत। ठीक है, हाँ, तो भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में याद रखना है। और इजराइल के संबंध ये सारे नोट्स में दिए हुए हैं कि कैसे भारत ने क्या की, इजराइल की मदद भी की थी अभी जो कोरोना का दौर था। ठीक है, दोनों के बीच में समझौते भी हुए हैं। कई बड़े स्तर पर जो हथियार है वो भी हम क्या करते हैं, आयात करते हैं, कहां से, इजराइल से। अभी पता नहीं कौन है, ध्यान नहीं दिया। आयात मतलब मंगाना वहां से, और निर्यात मतलब भेजना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब आ गया कांग्रेस प्रणाली, चुनौती और पुनर्स्थापन, 5वां चैप्टर है ये। नहीं, इसमें क्या ब्रेक लेना है, इतना सारा तो पढ़ा भी नहीं अभी तुमने। टीवी पे तो ऐड आता है। नहीं, वो आएगा जब यूट्यूब पे देखेंगे। पर ये टीवी नहीं है ना भाई, दिस इज लाइव क्लास। बोलो, सीटीबीटी और एनपीटी, देखो ये दोनों ना ट्रिटी है। एक तो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी, ठीक है, परमाणु अप्रसार संधि। ठीक है, तो ये दोनों संधियां हैं, ये पहले चैप्टर में है, पहला चैप्टर आ गया। इसके अंदर सिर्फ एनपीटी दिया हुआ है। ठीक है, वो उसी से संबंधित दिया हुआ है कि जब तुमने क्या किया था, परमाणु हथियार बनाए थे, तो उन्होंने क्या किया था कि तुम्हारे ऊपर एनपीटी को लादने की कोशिश की थी। इसका मतलब था कि कोई भी ऐसा देश परमाणु हथियार नहीं बना सकता जिसने 1967 से बाद में क्या किया, परीक्षण किया।
भारत ने इस पर क्या नहीं किए थे, हस्ताक्षर नहीं किए थे। ठीक है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि। ठीक है, सीटीबीटी देखो उसी में लिखी होगी, दिखाना एक बार। बैलिस्टिक ट्रीटी कुछ ऐसे करके है। हाँ, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। इसके बाद देखो ये वाला देखो, नेहरू की मृत्यु के पश्चात किसको प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया, बताओ। लाल बहादुर, नेहरू जी की मृत्यु के बाद किसे चुना गया था, लाल बहादुर शास्त्री जी को। लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जब जब हमारा भारत वो था, क्योंकि ये 1965 की बात है, जब अभी बताया तुम्हें पाकिस्तान से युद्ध भी चल रहा था और देश में क्या हुआ था, बड़े स्तर पर अकाल भी पड़ा था। तो अकाल से निपटने के लिए किसानों की जरूरत थी और युद्ध में जाने के लिए जवान। हाँ, तो इसीलिए नारा दिया था कौन सा, जय जवान जय किसान। अच्छे खासे थे तुम, गलत संगत में पड़ गए। हाँ, पढ़ने लिखने वाले। अब तो फंस गए, अब क्या ही करोगे, अब निकल के भी क्या ही फायदा। अब तो काम खराब हो गया है। जब पीछे बैठता सफेद लाइट जल रही है ये देखो। लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान के साथ कौन सा समझौता किया था, ताशकंद समझौता। ठीक है, 1966 में, याद रखना। क्या ताशकंद किया था 1965 में। हाँ, यूएसएसआर में था, और अब कहां पर है, उज्बेकिस्तान। अगला देखो, भारतीय लोकतंत्र की, अच्छा ये वाला, इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो इसका आएगा सिंडिकेट। अभी देखो तुम्हारी संगत सुधारता हूं मैं, रुको। अब सही है, अब सही है, तो मैं उतने दूर से दिखाई दे रहा है। भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता का संकेत कैसे महसूस होता है, नहीं आपातकाल नहीं है, इसके अंदर तुम्हें ये लिखना है कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद ऐसा माना गया था कि भाई अब भारत के अंदर लोकतंत्र टिक नहीं पाएगा, क्योंकि एक ही प्रभावशाली नेता थे, अब उनकी जगह कौन ही आएगा। ठीक है, पर बड़ी आसानी से क्या किया, जो कांग्रेस थी उसने इस समस्या का समाधान कर लिया, और किसे चुना था, लाल बहादुर शास्त्री को। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है, क्या परिपक्वता का मतलब मजबूत होना, मैच्योर होना। ठीक है, तो बड़े आराम से इस समस्या का समाधान कर लिया गया, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि भाई भारतीय लोकतंत्र क्या है, परिपक्व है, मैच्योर है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आराम से आकर भारत में से लोकतंत्र को हटा दे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं तुम्हारे पास, जैसे पहला तो यही वाला हो गया, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु वाला, दूसरा आपातकाल वाला हो गया। ठीक है, तो सही तो बोल सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में किस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो सबसे पहले 1957 में। ठीक है, केरल में किसकी सरकार बनी थी, सीपीआई की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि साम्यवादी। प्रिवी पर्स से आप क्या समझते हैं, ठीक है भाई, तो आजादी के समय जो रजवाड़े शामिल किए थे भारत में, ठीक है, तो उनको क्या दिया जाता था, कुछ वेतन भत्ता दिया जाता था। आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर देखो कितनी जगह है, आ जाओ आ जाओ, कोई नहीं, इधर आ जाओ। नहीं कोई नहीं, आ जाओ, तुम्हारा सपना भी तो यही है, आ जाओ इधर आ जाओ। ठीक है, प्रिवी पर्स का मतलब क्या है कि भाई राजाओं और जो रानियां थी, किसके, रजवाड़ों की थी, जो राजा वगैरह हुआ करते थे, तो उनसे तुमने पूरा राजपाट ले लिया। ठीक है, ऐसे कोई तुम्हारे को क्यों दे देगा, तो इसीलिए उन्हें क्या देती थी सरकार, कुछ पैसा देती थी, वेतन भत्ते देती थी। ठीक है, उसी को कहा जाता था क्या, प्रिवी पर्स, जिसे इंदिरा गांधी ने समाप्त कर दिया था। ठीक है,
पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? इनका नाम ध्यान नहीं है मेरे को भी। एस निजलिंगप्पा शायद कुछ ऐसे करके थे। ठीक है। इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? जय जवान जय किसान। हाँ, सबने वही दिया था, सबने वही दिया था। तो बोला बस एक नारा याद कर लो, जिसका भी पूछो बोलो यही नारा दिया था। चित्र भी दिखा था, पूरा डस्टबिन रहता है उसमें। नहीं, वो दूसरा वाला है, वो 1989 वाला है, 79 वाला। ठीक है, आगे देखो। अभी इसको यहाँ से 10 मार्च को ऐसे काट के और अप्रैल कर देंगे। क्या भैया आपने दे दिया है, हमें मत टोकना। देखो। देखो, 1960 के दशक को किन कारणों से खतरनाक दशक कहा जाता था? देखो, आई विल स्टार्ट टू टीच फ्री ऑफ कॉस्ट जब ये सब जो खर्चा खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो हमसे रेंट लेता है उनसे जाके एक बार बात करो, सेम बात उनसे बोलो। ठीक है, ये देखो, 1960 के दशक को किन कारणों से खतरनाक दशक कहा जाता है? इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। देखो, पहला जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु, तीसरा 2 युद्ध हुए थे। अरे अरे, इतने गौर से मत सुनो भाई, ना ना, इतना कहाँ ख्यालों में खोए हो तुम? ऊपर क्या दिख रहा है? क्या? बेटा तुम्हारे पे नजर रखूंगा मैं इंस्टा पे, तुम टेंशन ना लो। ठीक है, तो पहला क्या कि देखो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु, दूसरा किसकी मृत्यु हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री। 2 युद्ध हुए थे 1960 के दशक में ही। कौन कौन से? एक तो पाकिस्तान वाला और एक चीन वाला। ठीक है, खाद्यान्न संकट भी उसी दौर में आया था। ठीक है, युद्ध की वजह से क्या हुआ था? महंगाई भी बढ़ गई थी। तो ये सारी चीजें तुम्हें क्या करनी है? इसी के अंदर लिखनी है। किस राष्ट्रपति चुनाव में अंतरात्मा की आवाज पर मतदान देने के लिए कहा गया था? 1969 का चुनाव था। ठीक है, हाँ, वीवी गिरी और संजीवा रेड्डी वाला। तो इंदिरा गांधी ने कहा था कि सभी लोग क्या करें, अपनी अंतरात्मा की आवाज के आधार पर वोट दे। हाँ, ठीक है, और अंत में जीता कौन था? वीवी गिरी जीते थे, और उसके बाद कांग्रेस का विभाजन हो गया था। 2 कांग्रेस बनी थी, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। आर वाली किसकी थी? इंदिरा गांधी की। ओ वाली थी सिंडिकेट की। 1967 के चुनाव में कांग्रेस की 1967 के चुनाव में कांग्रेस की हार के कारण बताओ। इसका मतलब यह है कि देखो, कांग्रेस वैसे हर जगह तो नहीं हारी थी, पर कई जगह हार गई थी। तो जो इतनी जगह हार गई थी उसके हार के क्या कारण थे? तो वही जो अभी 5 उदाहरण बताए ना तुम्हारे को। ठीक है, क्योंकि एक प्रभावशाली नेता क्या थे? जा चुके थे। ठीक है, उसी के साथ साथ क्या था? 2 युद्ध हुए थे, देश में महंगाई बढ़ रही थी। ठीक है, इन सब वजहों से क्या हुआ था? कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था। और इसी दौर में गैर कांग्रेसवाद भी चलाया था किसने? राम मनोहर लोहिया ने। तो उसकी वजह से भी क्या हुआ था? कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है, हाँ, हॉस्पिटल नहीं है, व्यक्ति का नाम है ये। हाँ, जैसी तुम्हारी हरकतें हैं ना, देखो तुम्हारे नाम पे भी एक कॉर्नेशन पार्क बनेगा। क्या? कोई नहीं, इधर देखो। चौथा आम चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी गई? तो चौथे आम चुनाव को राजनीतिक भूकंप इसीलिए कहा गया कि कांग्रेस जो थी, ठीक है, वो बहुत बड़े स्तर पर क्या थी? चुनाव हार गई थी। ठीक है, बहुत बड़े स्तर पर चुनाव हारने का मतलब क्या है कि कई राज्य ऐसे थे जहां पर उसे बहुमत ही नहीं मिला। कई राज्यों में दल बदल की वजह से हार गई। सेंटर में किसी तरीके से सरकार बन गई थी। ठीक है, देख रहा हूं मैं तुम्हें, तुम्हारे नाम पे भी दूसरा पार्क खुलवाएंगे हम, टेंशन ना। इंदिरा काल में कांग्रेस का जनाधार कौन से वर्ग के लोग थे? इंदिरा के दौर के अंदर जो गरीब लोग थे। ठीक है, क्योंकि इंदिरा ने नारा क्या दिया था? गरीबी हटाओ। गरीबों के हित के लिए नीतियां बनाई थी। तो जो गरीब लोग थे उनका ज्यादा प्रभाव था किसको? इंदिरा को जिताने में। डीएमके राजनीतिक पार्टी ने किस संस्कृति का समर्थन और किस भाषा का विरोध किया? तो इसने तमिल संस्कृति का समर्थन किया था और हिंदी भाषा का क्या किया था? विरोध किया था। ठीक है, द्रविड़ मुन्नेत्र कशगम। ठीक है, क्योंकि देखो इधर, ग्रैंड अलायंस। ठीक है, ग्रैंड अलायंस से आपका क्या अभिप्राय है? तो ग्रैंड अलायंस क्या है? हैं? ग्रैंड अलायंस देखो इधर, देखो इधर,
1971 के दौर में गठबंधन बनाया था सभी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर, ठीक है, किस नाम से? ग्रैंड अलायंस के नाम से। हाँ। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में जमने में समय क्यों लगा? क्योंकि पहली बात वो नहीं थी, दूसरा उनको कांग्रेस में जगह बनानी पड़ी, तीसरा उनका इतना ज्यादा प्रभाव नहीं था कांग्रेस में, तो धीरे धीरे लोग उनके क्या है, समर्थन में आए। चौथा, कांग्रेस जो अभी एक मिलीजुली पार्टी चल रही थी उसको हटाकर उन्होंने एक ऐसी पार्टी की स्थापना की जो, ये क्या कर रहे हो तुम, जो किस, जो गरीबों के समर्थन में थी, ठीक है। आगे देखो, ये थोड़ा महंगा हटिए चाहता है कुछ। 19 1966 में, 66 लिखा है ये। शास्त्री जी के मरणोपरांत प्रधानमंत्री पद के लिए संघर्ष किनके बीच हुआ? तो इसमें दो थे, एक तो कौन थी? इंदिरा गांधी, और दूसरे कौन थे? मोरारजी देसाई। कौन? ठीक है, मोरारजी देसाई। इन दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ था, अंत में जो सिंडिकेट था उसने इंदिरा गांधी को जिता दिया था। किसको जिता दिया था? इंदिरा गांधी जीत गई थी, बाद में हारती है 1977 में। देखो, इंदिरा गांधी द्वारा अपना जन आधार बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, तो इसे याद रखना। इधर देखो, इधर इधर इधर। पहला तो गरीबों के हित में नीतियां बनाई, दूसरा गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तीसरा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, ठीक है, पांचवा समाजवादी नीतियां बनाई थी, छठा प्रिवी पर्स को खत्म किया था, 14 बैंकों, ठीक है। सन 1971 के चुनाव के क्या परिणाम हुए भाई? कांग्रेस आर भारी बहुमत के साथ क्या था, चुनाव जीत गई थी, यानी कि जो इंदिरा गांधी थी उसकी सरकार बड़े आराम से बन गई, ठीक है। कांग्रेस ओ जो कि पुरानी कांग्रेस थी वो हार गई, ग्रैंड अलायंस हार गया, और कांग्रेस आर बड़े आराम से चुनाव जीत गई और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिसंबर 1970 को लोकसभा भंग करने की सिफारिश की आवश्यकता क्यों महसूस की? क्योंकि ये जो सरकार थी ना, ये सीपीआई के समर्थन से चल रही थी, और अब क्या हो रहा था, इधर देखो, इधर इधर इधर, क्योंकि जो इंदिरा गांधी थी उनके पास इतना बहुमत नहीं था कि वो क्या कर सके, सारे फैसले खुद ले सके, और कई ऐसे काम थे जो वो करना चाहती थी, पर क्योंकि वो नहीं कर पा रही थी, इसीलिए 1970 में उन्होंने क्या किया, लोकसभा भंग करने की सिफारिश की कि भाई सरकार गिरा देते हैं, दोबारा चुनाव कराएंगे और इस बार बहुमत की सरकार बनेगी तो फिर जो चाहेंगे वो करेंगे, और उन्होंने किया भी, ठीक है। चौथे लोकसभा चुनाव के समय भारत की क्या स्थिति थी? 1967 की बात हो रही है, तो इसमें तुम्हें वही सब लिखना है कि भाई अनुभवहीन नेता थी, शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी, जवाहरलाल नेहरू जा चुके थे, दो युद्धों का सामना कर चुके थे, महंगाई बढ़ रही थी, खाद्यान्न संकट चल रहा था, तो ये सारा लिखना है, ठीक है। 67 में, 67, ठीक है, खाद्यान्न। कांग्रेस पार्टी किन कारणों को लेकर 1969 में विभाजन का शिकार हुई? कांग्रेस पार्टी के अंदर जो गुटबाजी चल रही थी, एक तरफ जहां इंदिरा गांधी थी और दूसरी तरफ जो क्या था, सिंडिकेट था, तो इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में सहमति ना होने की वजह से, इंदिरा गांधी का पार्टी में अपनी जगह बनाने की वजह से, इंदिरा गांधी का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने की वजह से, समय के साथ साथ क्या हुआ कि दोनों के बीच में क्या हुआ, मतभेद हुआ, और अंत में कांग्रेस का क्या हो गया, विभाजन हो गया, ठीक है। हाँ, सिंडिकेट बैंक भी है। लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनने पर किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? तो दो ही थी उस दौर में, पहला जो 1965 का युद्ध हुआ था, और दूसरी चुनौती कौन सी थी? खाद्यान्न संकट की, ठीक है। 1967 के आम चुनाव के समय भारत की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थिति, इसमें तीनों वही लिखने हैं जो जो अभी तुम्हें बताए थे, ठीक है। दो युद्ध हुए, दो नेताओं की मृत्यु हुई, खाद्यान्न संकट था, महंगाई बढ़ रही थी, ठीक है, यही सारी चीजें लिखनी है। चौथे आम चुनाव 1967 का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव हुआ? कि इस दौर में दल बदल को देखा गया था। किसे देखा गया था? और दल बदल की वजह से, ठीक है, दल बदल का मतलब होता है कि भाई मान लो कोई एक व्यक्ति है और वो कांग्रेस से जीतकर क्या बन गया? विधायक बन गया, ठीक है, और विधायक बनने के बाद जब वो जीत गया तो उसने क्या किया? अपनी पार्टी बदल ली और बीजेपी में शामिल हो गया। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लो, ठीक है। पर अगर मैं ये बोलूंगा तो तुम लिख के भी यही आओगे। क्या? क्यों? क्या? किसने? तो उतार देते, उसमें क्या बड़ी बात है?
बस बस इधर देखो, तो क्या प्रभाव हुआ, तो देखो पहला तो दल बदल ही आएगा। दल बदल का मतलब कि किस तरीके से जो नेता वगैरह होते थे वो दल बदल लिया करते थे, तो वो समस्या सामने आई। दूसरा क्या हुआ कि विपक्षी पार्टियों का उदय हुआ, क्योंकि इससे पहले तीनों चुनाव कांग्रेस बड़े आराम से जीत गई थी, ठीक है, पर 1967 का पहला ऐसा आम चुनाव था जिसके अंदर बाकी विपक्षी पार्टियों को भी क्या मिला, मौका मिला किसके अंदर आने का, राजनीति में आने का। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को पुनर्स्थापित करने के लिए क्या नीतियां अपनाई, इसमें वही लिखना है तुम्हें। देखिए कि पहला तो क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन हुआ। दूसरा, गरीबों के हित में नीतियां बनाई, प्रिवी पर्स को खत्म किया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, ठीक है। 1971 का जो युद्ध हुआ था 1970 में, ठीक है, और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, यही सारी चीजें लिखनी है, ठीक है। और 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई, इसमें भी सेम यही लिखना है, क्योंकि उन्होंने ये सब किया था, इस वजह से वो क्या हुई, लोकप्रिय हुई। ये सारी कहानी समझ आ गई। 2 चैप्टर हो गए, अब कितने रह गए हैं तुम्हारे, 2 ही रह गए हैं, ठीक है। कैसे, 5वां था ना ये, छठा रह गया, 8वां रह गया, 9वां रह गया, कल करके खत्म कर देंगे, ठीक है भाई। नहीं अब कल पढ़ना, थोड़ा ऐसे टहल लो, यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। पैक करा के ले आना सबके लिए। ऐसा नहीं है ना ना क्या करोगे, छोड़ो। भैया देखो 10 रुपए हैं अभी से बताओ